विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने वांतो यी प्रत्यय सूत्र की व्याख्या देखी थी। आज हम अदें गुणः सूत्र की व्याख्या देखेंगे। अदें गुणः सूत्र का अर्थ है अत यानी अ, एंग यानी ए और ओ। अ, ए, ओ इन तीनों की गुण संख्या होती है। सूत्र कह रहा है अ, ए और ओ की गुण संख्या होती है। इसी संदर्भ में गुण संख्या हमने समझ लिया कि अ, ए और ओ की गुण संख्या होती है। इसी क्रम में हम पहले सूत्र को अग्रिम सूत्र को समझेंगे, इसके पश्चात हम अदें गुणः सूत्र को विस्तृत रूप से समझ पाएंगे। तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य, इस सूत्र में पद आ रहा है तपरः। तपरः, तपरः का अर्थ है त जिससे परे है तथा त से जो परे हैं। तः परे का अर्थ दो प्रकार से लिया जाएगा, त जिससे परे है और त से जो परे है, वह अपने सदृश काल वालों की संज्ञा होता है। अब हम इस सूत्र के आधार पर अदें गुणः सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अदें गुणः हम संधि विच्छेद करते हैं तो अत एंग गुणः। अत, अ के पश्चात तकार आ रहा है हलंत, अत एंग, दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, अत एंग। यहाँ पर अब हम तपरः शब्द को समझने का, पद को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया तपरः का अर्थ है त जिससे परे है और त से जो परे है। अत एंग में अ से परे त है, अ से परे त है, यानी त जिससे परे है। पहली हमारी जो सूत्र की व्याख्या है वह यह है कि त जिससे परे है, तो अत में अ से परे त है। फिर अत के बाद आता है एंग, तो हम कहेंगे कि त जिससे परे है अर्थात अत, और त से परे जो है यानी एंग। एंग जो है वो त से परे है, क्योंकि अगर हम अलग अलग करते हैं अत एंग, तो अत एंग में अ से परे त है और त से परे एंग है, तो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर सिद्ध होती हैं कि त जिससे परे है और त से जो परे है। तो त जिससे परे हुआ वह तो अ हुआ, और त से जो परे हुआ वो हुआ एंग। यहाँ पर अदें गुणः में अ तपर है, क्योंकि अ से परे तय है, एवं एंग भी तपर है, क्योंकि यह त से परे है। तो दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि त जिससे परे है यानी अकार, और त से जो परे है यानी एंग, ये दोनों ही त पर हुए। अब यहाँ पर अ और एंग दोनों त पर अण प्रत्याहार के अंतर्गत होते हुए भी, दोनों त पर इसलिए हम करें क्योंकि अ से परे त है और त से परे क्या है, एंग है, इसलिए क्या कहलाएंगे, त पर। ये दोनों त पर अण प्रत्याहार के अंतर्गत हैं, किंतु अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय सूत्र द्वारा ये अपने सवर्णों के ग्राहक नहीं होंगे। हमने संज्ञा प्रकरण में यह अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय सूत्र की जब व्याख्या करी थी, वहाँ आपको बताया था कि अण और उदित अविधीयमान अवस्था में अपने अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। यानी अ है अपने सवर्ण आ का बोध कराएगा, ई है वो ई कार का बोध कराएगा, किंतु यहाँ पर ये दोनों त पर, कौन त पर, अ और एंग,
ये अनुदित सवर्ण से च अप्रत्यय सूत्र द्वारा अपने सवर्णों का बोध नहीं कराएंगे। यानी जो अ है, अदेंग गुणे में जो अत है, अकार है, वो अपने सवर्ण आकार का बोध नहीं कराएगा। एंग यानी जो ए और ओ हैं वो अपने सवर्ण आई और औ का बोध नहीं कराएंगे। उन सवर्णों के ग्राहक यहाँ पर नहीं होंगे। यह अपने सूत्र द्वारा अपने सवर्णों के ग्राहक नहीं होंगे, वरन उन्हीं सवर्णों का ग्रहण कराएंगे जिनका काल इनके तुल्य है। काल से तात्पर्य हमने पढ़ा था संज्ञा प्रकरण में एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ये काल कहलाते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो यहाँ पर अ जो है ये एक मात्रिक है, अतः यह अपने एक मात्रिक सवर्णों का ही बोध कराएगा। अपने दीर्घादियों दीर्घ जो आकार है उसका बोध नहीं कराएगा। तो यहाँ पर अ जो है अदेंग गुणे में जो अ है वह अपने आकार का ही बोध कराएगा, एक मात्रिक आकार का ही बोधक होगा। आकार इस दीर्घ का बोधक नहीं होगा। इसी प्रकार एंग प्रत्याहार में ए और दो ओ, ये दो ही वर्ण आते हैं। तो एंग में ए और ये एकार और ओकार, ये जो दो वर्ण आते हैं ये द्विमात्रिक हैं। तो ये केवल द्विमात्रिक सवर्णों का ही बोधक होंगे, प्लुतों का बोध नहीं कराएंगे। यह कहने का तात्पर्य है कि अत केवल आकार का ही बोधक होगा, वह दीर्घादियों का बोधक नहीं होगा, अपने एकमात्रिक सवर्णों का ही बोधक होगा। इसी प्रकार से जो एंग है यह एकार और ओकार जो द्विमात्रिक हैं इसके अंतर्गत, यह अपने द्विमात्रिक सवर्णों का ही बोधक होंगे, प्लुतों के बोधक नहीं होंगे। तात्पर्य यह हुआ कि त पर अ यानी जिसके परे त है, ऐसा ये आकार अपने समकाल यानी जो आकार के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना ही उच्चारण इसके अन्य सवर्णों में भी लगना चाहिए। तो यहाँ जो आकार है ये अपने समकाल वाले 6 ह्रस्व भेदों का ही बोध कराएगा, उनका ही ग्राहक होगा। यहाँ पर आकार जो है त पर आकार है, अपने समकाल वाले 6 ह्रस्व भेदों का ही ग्राहक होगा, संपूर्ण 18 भेदों का ग्राहक नहीं होगा। उसी प्रकार से त पर जो ए और ओ हैं, कि त से परे ए और ओ हैं, इसलिए एंग भी क्या कहलाएगा त पर। यहाँ पर जो त पर ए और ओ हैं वो केवल अपने समकाल वाले 6 दीर्घ भेदों का ही ग्राहक होगा, संपूर्ण 12 भेदों का ग्राहक नहीं होगा। इस प्रकार त पर ई, उ, री, आ, ई आदियों में भी हमें समझ लेना चाहिए। निष्कर्ष इस सूत्र का यह है, यदि हम इसको अदेंग गुणः सूत्र के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे कि अदेंग गुणा में अ से पश्चात तकार है, यानी अ से परे त है, अत एंग, और एंग जो है वो त के परे है। तो त परे की व्याख्या हमने दो प्रकार से समझी, त जिससे परे है और त से जो परे है। तो त जिससे परे है वो तो हुआ हमारा अत, और त से जो परे हुआ वो हमारा एंग। तो अत और एंग में आएंगे आकार ए और ओ। यदि हम गुण संज्ञा की बात करेंगे तो हम यहाँ पर अ, ए और ओ की ही बात करेंगे। अ जो है अपने दीर्घकालीन आकार सवर्ण का बोध यहाँ नहीं कराएगा। ए और जो ओ हैं वो अपने प्लुत स्वरों का यहाँ बोधक नहीं है, केवल वे ए और ओ को ही दर्शा रहे हैं, और आकार जो अत है वो केवल आकार को ही दर्शा रहा है, न कि अपने सवर्ण आकार को दर्शा रहा है। यह सिद्ध होता है तपरः तत्कालस्य सूत्र से।
कि त जिससे परे है और त से जो परे हैं वो अपने समकाल वालों के ही बोधक हैं, अन्यों के बोधक नहीं हैं। इस प्रकार से इस सूत्र के अनुसार अदें गुणः सूत्र का अर्थ अब स्पष्ट होता है। अदें गुणः सूत्र का अर्थ हुआ ह्रस्व अकार, दीर्घ एकार तथा दीर्घ ओकार गुण संज्ञक होते हैं। केवल अ, ए और ओ की ही गुण संज्ञा होती है, अन्यों की नहीं। धन्यवाद।